द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 28 जनवरी 2026। एआई की दुनिया में एक तरह की बगावत चल रही है। बगावत, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही है। कुछ समय पहले तक तो ऐसा लगता था कि सारी ताकत कुछ बादशाहों के पास है। बिल्कुल। मतलब बड़ी टेक कंपनियां, उनके मजबूत किलों में, उनके सर्वरों में सब कुछ बंद था। और अब ऐसा लग रहा है कि वो किले की दीवारें गिर रही हैं। हाँ, और आम लोगों के हाथ में वो हथियार आ गए हैं जो इन दीवारों को गिरा सकते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स एआई की। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं है। नहीं। ये शक्ति के संतुलन में एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा बदलाव है। तो आज हमारे श्रोता के दिए गए स्रोतों के आधार पर हम इसी बगावत की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि ये नए ओपन एआई मॉडल आखिर हैं क्या, और क्या ये वाकई उतनी ही ताकतवर हैं जितना कहा जा रहा है। इन्हें चलाने की असली कीमत क्या है, और हार ये भी कि दुनिया भर की सरकारें इस नई ताकत को काबू में रखने के लिए क्या क्या नियम बना रही हैं। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए, मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आता है। जब हम कहते हैं ओपन सोर्स एआई, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये GPT-4 जैसे मॉडलों से कितना अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, प्रोप्राइटरी एआई जैसे ओपन एआई का GPT-4 वो एक शानदार 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा है। अच्छा। आप वहां जाकर बेहतरीन खाना खा सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं, लेकिन शेफ की जो सीक्रेट रेसिपी है वो कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं, वो एक तिजोरी में बंद है। और आप उसे बदल भी नहीं सकते। अगर आपको खाने में नमक थोड़ा कम या ज्यादा चाहिए तो आप बस अनुरोध कर सकते हैं, खुद किचन में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। वहीं दूसरी तरफ ओपन सोर्स एआई वो एक रेसिपी बुक की तरह है, सबके लिए खुली हुई। हाँ, जो हर किसी के लिए खुली है। कोई भी उस रेसिपी को पढ़ सकता है, समझ सकता है कि डिश कैसे बनी, और सबसे दिलचस्प बात, वो अपनी पसंद के मसाले डाल सकता है। बिल्कुल, वो उसे बदल सकता है और अपनी नई रेसिपी दूसरों के साथ बांट भी सकता है। मेटा का लामा 4 या डीपसीक R1, ये सब इसी खुली रेसिपी बुक के उदाहरण हैं। ये तो सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या कोई भी कंपनी अपनी रेसिपी बुक पर ओपन का लेबल लगाकर कह सकती है कि वो ओपन सोर्स है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पहले ऐसा ही हो रहा था, इसीलिए हाल ही में ओपन सोर्स इनिशिएटिव मतलब OSI ने एक आधिकारिक परिभाषा जारी की है। OSID 1.0। हाँ, OSID 1.0, और ये सिर्फ कोड देखने की आज़ादी की बात नहीं करती। ये कहती है कि असली ओपन एआई के लिए 4 स्वतंत्रताएं जरूरी हैं। 4 स्वतंत्रताएं? ठीक है, कौन सी? किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करने की, सिस्टम कैसे काम करता है ये पढ़ने की, उसे बदलने की और उसे दूसरों के साथ साझा करने की। ठीक है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं को पाने के लिए क्या चाहिए? और यही सबसे जरूरी बात है। इनका असल में इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 चीजों तक पहुंच चाहिए। वो डेटा जिस पर मॉडल ट्रेन हुआ, ठीक है, वो कोड जिससे उसे ट्रेन किया गया, और मॉडल के पैरामीटर्स या वेट्स जो कि मॉडल का सीखा हुआ ज्ञान है। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो वो रेसिपी बुक अधूरी है। मतलब कंपनियां सिर्फ नाम के लिए ओपन कह रही थी। इसे ही शायद ओपन वॉशिंग कहते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब OSID 1.0 की परिभाषा लागू हुई तो मेटा के लामा 2 जैसे कई मशहूर मॉडल जिन्हें सब ओपन मानते थे, वो इस टेस्ट में फेल हो गए। फेल हो गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो बता दिया कि मॉडल कैसे बना, पर ये नहीं बताया कि उसे किस डेटा पे ट्रेन किया गया था। ये उस शेफ की तरह है जो आपको रेसिपी तो दे दे, पर ये ना बताए कि सब्जियां किस बाजार से खरीदी थी। पारदर्शिता की कमी। बिल्कुल, इसी को ओपन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें एक सच्ची पूरी रेसिपी बुक मिल गई है। अब असली सवाल पर आते हैं। क्या इस खुली रेसिपी से बना खाना उस 5 स्टार रेस्टोरेंट जितना अच्छा है? यानी क्या ये ओपन मॉडल सच में उतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि वो महंगे बंद दरवाजों के पीछे बने मॉडल्स? हाँ, बिल्कुल। कुछ समय पहले तक इसका जवाब नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। क्या हो रहा है? 2025 के जो बेंचमार्क हमारे स्रोतों में दिए गए हैं वो दिखाते हैं कि अलीबाबा के Qwen 3 Max, थिंकिंग और डीपसीक R1 जैसे ओपन वेट मॉडल, हाँ,
उन्होंने GPT-4 क्लास के सिस्टम के साथ जो अंतर था उसे लगभग खत्म कर दिया है। एक मिनट, क्या ये सच है? क्योंकि आमतौर पर तो यही सुनने में आता है कि GPT-4 अब भी किंग है। क्या ये बेंचमार्क किसी खास काम के लिए है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये मॉडल तर्क और कोडिंग जैसे कुछ खास कामों में GPT-4 को पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा, कोडिंग में? हाँ, हर काम में नहीं, लेकिन कुछ बेहद जरूरी कामों में। ये दिखाता है कि AI की ताकत अब किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है। वो फैल रही है। हाँ, ये दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैल रही है। इसे ही कुछ लोग इंटेलिजेंस का बहुध्रुवीय वितरण कह रहे हैं। AI पर अब कुछ गिनी चुनी कंपनियों का एकाधिकार नहीं रहा। और इसका व्यापार पर भी तो असर पड़ रहा होगा। अगर छोटी कंपनियां भी ताकतवर AI बना सकती हैं तो खेल के नियम ही बदल जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, पैसे की भी बात है। IBM के एक अध्ययन में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। क्या? जिन व्यवसायों ने ओपन सोर्स AI टूल का इस्तेमाल किया, उन्होंने सिर्फ प्रोप्राइटरी समाधानों का उपयोग करने वालों की तुलना में 10% ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा। 10% ज्यादा ROI? लेकिन क्या इसमें कोई पेच है? मतलब कोई छुपी हुई लागत? ओपन सोर्स सुनने में तो मुफ्त लगता है। ये एक वाजिब चिंता है। हाँ, आपको अपने इंजीनियरों पर निवेश करना पड़ता है, लेकिन ये 10% सिर्फ लाइसेंसिंग फीस बचाने से नहीं आता। तो फिर कहाँ से आता है? ये इस बात से आता है कि कंपनियां AI को अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह ढाल सकती हैं। वो किसी एक वेंडर के क्या कहते हैं रहमो करम पर नहीं है। सही बात है। कल को अगर OpenAI अपनी कीमतें दोगुनी कर दे तो जो कंपनियां पूरी तरह उस पर निर्भर है वो मुश्किल में पड़ जाएंगी। जबकि ओपन सोर्स आपको नियंत्रण और लचीलापन देता है। बिल्कुल, जो कि लंबी अवधि में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। समझ गया। तो ये मॉडल ताकतवर हैं, आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है, लेकिन क्या ये क्रांति सिर्फ टेक्स्ट लिखने या कोड बनाने तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आग हर तरफ फैल रही है, खासकर रचनात्मक क्षेत्रों में। रचनात्मक क्षेत्र जैसे संगीत? हाँ, AI अब कला और संगीत को भी लोकतांत्रिक बना रहा है। उदाहरण के लिए गूगल का म्यूजिक LM है। आप उसे बस टेक्स्ट में बताइए कि आपको कैसा संगीत चाहिए। मतलब अब मैं भी संगीतकार बन सकता हूँ। बस टाइप करना है, बारिश में एक उदास रोबोट का गिटार सोलो, और गाना तैयार। बिल्कुल, क्या पता आपका बनाया गाना हिट भी हो जाए। क्या बात है। इसी तरह स्टेबिलिटी AI का स्टेबल ऑडियो 2.0 है। वो एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से 3 मिनट तक का हाई क्वालिटी स्टूडियो जैसा ऑडियो ट्रैक बना सकता है। 3 मिनट का? वो सिर्फ धुने नहीं है? नहीं, वो पूरे तैयार गाने हैं। और स्पीच टू टेक्स्ट में तो कमाल ही हो गया है। मैंने पढ़ा कि एनवीडिया का कैनरी क्वीन 2.5B मॉडल वो ऑडियो को रियल टाइम से 418 गुना तेजी से प्रोसेस कर सकता है। हाँ, ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब 1 घंटे की रिकॉर्डिंग बस 8-9 सेकंड में ट्रांसक्राइब हो जाएगी। सही कहा। अब संगीत बनाने या इंटरव्यू ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको सालों की ट्रेनिंग या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो सबसे आगे की कंपनियां कर रही हैं। क्या? वे किसी एक सबसे अच्छे मॉडल पर भी भरोसा नहीं कर रही हैं। तो वे क्या कर रही हैं? वे मल्टी मॉडल दृष्टिकोण अपना रही हैं। मल्टी मॉडल मतलब? ये ऐसा है जैसे किसी मुश्किल मेडिकल केस को सुलझाने के लिए आप सिर्फ एक बेस्ट सर्जन से नहीं पूछते। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, 3-4 अलग-अलग एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। और फिर उन सभी की सलाह को मिलाकर सबसे अच्छा फैसला लेते हैं। बिल्कुल, कंपनियां AI के साथ अब यही कर रही हैं। वे एक ही काम के लिए 2 से 4 अलग-अलग मॉडल एक साथ चलाती हैं और फिर एक और बड़े भाषा मॉडल का इस्तेमाल करके उनके जवाबों का विश्लेषण करती हैं, ताकि सबसे सटीक नतीजा मिल सके। इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छे मॉडल भी गलतियां करते हैं। बिल्कुल, कोई भी मॉडल अचूक नहीं है। असली बुद्धिमानी उन्हें सही तरीके से संयोजित करने में है। ठीक है, तो ये मॉडल शक्तिशाली हैं, रचनात्मक हैं और आर्थिक रूप से भी फायदेमंद लग रहे हैं। सुनने में तो सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सवाल है। और वो क्या है? अगर ये मॉडल इतने कमाल के हैं तो इन्हें चलाने की असली कीमत क्या है? क्या ये ताकत सच में हमारे डेस्कटॉप तक पहुंच सकती है, या ये अभी भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का ही खेल है? अब आपने उस दुखती रग पर हाथ रखा है जहां हकीकत सामने आती है। ये मॉडल कोड के तौर पर तो मुफ्त है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए वो बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है। हाँ, सबसे बड़े मॉडल जैसे कि 67 बिलियन पैरामीटर वाले डीपसीटी के R1 को उसकी पूरी क्षमता पर चलाने के लिए
मैंने रेडिट पर एक मजाक पढ़ा था। एक यूजर ने लिखा था कि इसके लिए आपको लगभग 25 एनवीडिया 4090 जीपीयूज और एक घरेलू परमाणु रिएक्टर चाहिए होगा। वो मजाक असलियत से बहुत दूर नहीं है। हकीकत में आपको 400 जीबी से ज्यादा वी-रैम चाहिए। 400 जीबी? मेरे लैपटॉप में तो शायद 8 या 16 जीबी है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लैपटॉप में इतना ही होता है। तो ऐसे में ये ताकत हमारे लिए बेकार है ना? तो फिर समाधान क्या है? क्या ये सारी क्रांति सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास घरेलू परमाणु रिएक्टर हैं? नहीं, यहीं पर एक और शानदार तकनीक काम आती है। उसका नाम है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन? हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मॉडल के आकार को बहुत छोटा कर देती है, भले उसकी सटीकता में थोड़ी सी कमी आ जाए। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक बहुत हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर है जो 100 MB की है। क्वांटाइजेशन उसे कंप्रेस करके 10 MB का बना देता है। अच्छा, तस्वीर की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो काम करने लायक रहती है? बिल्कुल। जब आप जूम करेंगे तो शायद कुछ बारीकियां कम हो जाएं, लेकिन ज्यादातर कामों के लिए वो तस्वीर उतनी ही अच्छी रहती है और उसे चलाना आसान हो जाता है। तो इस तकनीक की वजह से अब इन विशाल मॉडलों के छोटे संस्करण हमारे कंप्यूटर पर चल सकते हैं? हाँ, Jan.ai जैसे ऐप्स हैं जो पहले आपके कंप्यूटर का वी-रैम चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपके सिस्टम पर कौन-कौन से मॉडल चल सकते हैं। अगर आपके पास 8 GB वी-रैम है तो आप एक 8 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल चला सकते हैं, जो आज भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। इसने अत्याधुनिक AI को डेटा सेंटर के किलो से निकालकर हमारे डेस्कटॉप पर ला दिया है। तो अब जब ये बेपनाह ताकत हमारे डेस्कटॉप तक पहुंच गई है, तो समाज इसके साथ आने वाले जोखिमों को कैसे संभाल रहा है? क्या कोई नियम कानून है? मुझे लगता है कि यहाँ पर दुनिया बटी हुई होगी। आपने सही अंदाजा लगाया। यहाँ दो मुख्य विचारधाराएं या आप कह सकते हैं दृष्टिकोण उभर कर सामने आ रहे हैं। एक है यूरोपीय संघ का और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और दोनों बिल्कुल अलग हैं? बिल्कुल अलग। चलिए पहले यूरोप की बात करते हैं। उनका क्या तरीका है? यूरोपीय संघ का AI एक्ट एक बहुत ही व्यापक और व्यवस्थित तरीका अपनाता है। वे कहते हैं कि पहले ये देखो कि किसी AI से कितना खतरा है और फिर उसी हिसाब से नियम बनाओ। जोखिम आधारित दृष्टिकोण। हाँ, उन्होंने AI सिस्टम को 4 श्रेणियों में बांटा है: अस्वीकार्य खतरा, उच्च खतरा, सीमित खतरा और न्यूनतम खतरा। अस्वीकार्य जोखिम, ये सुनने में काफी सख्त लगता है। किस तरह के AI पर उन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है? स्रोतों के अनुसार उन्होंने 8 तरह के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उदाहरण के लिए निजी या सार्वजनिक सामाजिक स्कोरिंग। मतलब आपके सामाजिक व्यवहार के आधार पर आपको स्कोर देना। हाँ, वो अब पूरी तरह अवैध है। इसी तरह कार्यस्थलों और स्कूलों में लोगों की भावनाओं को पहचानने वाले इमोशन रिकॉग्निशन सिस्टम पर भी पाबंदी है। और चेहरे पहचानने वाली तकनीक के बारे में क्या है? उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अब कोई भी कंपनी आपकी सहमति के बिना इंटरनेट या CCTV फुटेज से आपके चेहरे की तस्वीरें उठाकर फेशियल रिकग्निशन डेटाबेस नहीं बना सकती। ये तो निजता के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। यूरोप का मूल सिद्धांत है, पहले सुरक्षा फिर नवाचार। तो फिर अमेरिका का नजरिए से अलग कैसे? अमेरिका का नजरिया लगभग उल्टा है। वे कहते हैं कि हम खुद AI तकनीक को रेगुलेट नहीं करेंगे, बल्कि AI के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करेंगे। मतलब समस्या बंदूक में नहीं, बल्कि बंदूक चलाने वाले में है। आप ऐसा कह सकते हैं। उनका मानना है कि उनके पास पहले से ही जो कानून है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण और नागरिक अधिकारों के कानून, वो AI से होने वाले ज्यादातर नुकसान को कवर करने के लिए काफी हैं। तो वो नवाचार को खुला छोड़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका एक हालिया उदाहरण कैलिफोर्निया का एक बिल है, SB 1447। वो बिल AI डेवलपर्स पर बहुत सख्त नियम लागू करता। लेकिन उसे वीटो कर दिया गया। हाँ, गवर्नर ने उसे ये कहकर वीटो कर दिया कि इससे नवाचार रुक जाएगा और छोटी कंपनियां वो बड़ी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो ये उस पुरानी कहावत को सच साबित करता है, अमेरिका नवाचार करता है और यूरोप विनियमन करता है। बिल्कुल, ये दो अलग अलग दर्शन हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि लंबी अवधि में कौन सा मॉडल ज्यादा सफल होगा। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हमने देखा कि AI की ताकत अब कुछ बंद तिजोरियों से निकलकर एक खुली रेसिपी बुक की तरह दुनिया में फैल रही है। हमने देखा कि इसे चलाने की कीमत भी कम हो रही है और ये हमारे डेस्कटॉप तक पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे कुछ लोग सॉवरेन AI का युग कह रहे हैं। सॉवरेन AI मतलब एक ऐसी दुनिया जहां
सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियां ही एआई को नियंत्रित नहीं करती। हाँ, बल्कि व्यक्ति, छोटी कंपनियां और यहाँ तक कि पूरे पूरे देश अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने मूल्यों के हिसाब से अपने खुद के एआई सिस्टम बना सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ये सिर्फ तकनीक का लोकतंत्रीकरण नहीं है, ये एक तरह से सोच और बुद्धि का लोकतंत्रीकरण है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोता के लिए एक अंतिम विचार करने योग्य सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सवाल? अब जब बुद्धि या इंटेलिजेंस बनाने के औजार वो लगभग हर किसी के लिए उपलब्ध हो रहे हैं, तो हमें किस तरह की इंटेलिजेंस बनानी चाहिए? क्या हमें ऐसी इंटेलिजेंस बनानी चाहिए जो सिर्फ आर्थिक मुनाफे को देखे, या ऐसी जो मानवीय रचनात्मकता, जिज्ञासा और कल्याण को बढ़ावा दे? और जब आपके पास अपना सचमुच का सॉवरिन एआई होगा जो आपकी भाषा और आपके मूल्यों को समझता हो, तो एक व्यक्ति या एक समाज के तौर पर उसका क्या मतलब होगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले सालों में हमारी दुनिया को परिभाषित करेंगे।